नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लू लगने का कारण और थोड़ा सा उसका पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाया था कि किस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का वो लू लगने के बाद टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है। आज एक और गर्मी की वजह से होने वाली समस्या के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम है नाक से खून निकलना, नोज ब्लीड्स। एपिस्टेक्सिस भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मेडिकल जो टर्म होती है उसमें। और गर्मी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ लोगों में खुद ब खुद ही नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या है, किसके कारण क्या है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है, लाइक का बटन है, उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और सॉरी, जो थंब का आइकन है उसको प्रेस करके लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके आप इसके सब्सक्रिप्शन की जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूस आपको मिलती रहेगी जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके साथ ही। तो अगर मैं थोड़ा सा समझूं कि भाई ये जो नाक से खून निकलना, इसके पीछे की जो पैथोफिजियोलॉजी वो कैसे है, तो इसमें हम देखेंगे। मैं एक पिक्चर यहाँ पे भी लगा दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है हमारी, उससे फिर उसकी एक ब्रांच निकलती है ऑप्थेलेमस आर्टरी। ऑप्थेलेमस आर्टरी से फिर दो अलग अलग आर्टरी जो है वो हमारे नाक के चारों तरफ जो है वो नाक के दोनों तरफ से निकल के आती है। एक एंटीरियर एथमोडल आर्टरीज और एक पोस्टीरियर एथमोडल आर्टरीज। इन दोनों आर्टरीज के साथ कुछ और आर्टरीज इधर से मिलती है, जैसे फेशियल आर्टरीज होगी, ठीक है, और ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी होती है वो भी। ये सब मिलके यहाँ पे एक ऐसा राउंड सा एरिया बना लेते हैं। और उस एरिए में क्योंकि बहुत सारी आर्टरी जो है वो इकट्ठी हो गई, वहाँ पे ग्रुप बन गया, और वही सबसे ज़्यादा प्रोन होता है जो है हमारी नोज ब्लीड के लिए। और उस एरिया में ही जो कोई डिस्टरबेंस होने की वजह से वहाँ से उस आर्टरी से, किसी भी एक आर्टरी से जो है वो ब्लड निकलने की कंडीशन जो है वो देखी जाती है। तो यहाँ पिक्चर में आप देख लेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है कि भाई कौन सा वो प्रोन एरिया है जहाँ पे सारी आर्टरीज मीट होती हैं, और वो सर्किल वाले एरिया के जहाँ पे आपकी एंटीरियर एथमोडियल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोडियल आर्टरी, ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरीज, फेशियल आर्टरीज की ब्रांचेस जो हैं वो भी सब वहाँ पे एक एरिया का जो है वो फॉर्मेशन करती हैं। और उस एरिए से ही फिर नोज ब्लीड की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा देखी जाती है। फिर नोज ब्लीड जो है, नोज ब्लीड के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है एंटीरियर नोज ब्लीड, एक होता है पोस्टीरियर नोज ब्लीड। मतलब जब नाक से खून बाहर निकलता है और जब नाक से खून अंदर निकलता है। तो जो अंदर खून निकलता है पोस्टीरियर नोज ब्लीड जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें ब्लड का फ्लो और ब्लड का लॉस भी ज़्यादा होते देखा गया है। दूसरा, जब ज़्यादा फ्लो ज़्यादा लॉस होगा तो कहीं ना कहीं वो एयरवेज को भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। और अगर एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जो ब्लड है वो आपकी जो वोकल कॉर्ड है उसको इफेक्ट कर सकता है खून वहाँ से जाने से। फिर वो पेट में जाएगा तो वहाँ तो गड़बड़ी करेगा ही करेगा। फिर वहाँ पे खांसी और जो धसके जैसी चीज लगने से और समस्या क्रिएट हो सकती है। तो पोस्टीरियर नोज ब्लीड बहुत कम देखा गया है, लेकिन ये छोड़ा दो जो एंटीरियर नोज ब्लीड है उससे डेंजरस होता है, बाहर निकलने वाले खून से अंदर अगर नोज ब्लीड हो रहा है तो वो ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक होता है। तो ये था कि भाई कैसे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे टाइप है। अब अगर मैं बात करूं इसके कारण के, तो बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे जो बड़ा मेन कारण है वो एक तो हो गया, जो बच्चे होते हैं कि भाई उनका जो ये एरिया होता है पूरा जहाँ पे आर्टरीज होती है सारी, वो मुलायम होता है बहुत। तो वहाँ बच्चे कई बार उंगली से जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वहाँ से भी नोज ब्लीड हो जाता है। कई बार बच्चे खेलते हुए हाथ लग जाता है उसको, मतलब एक ट्रॉमा टाइप इंजरी टाइप वहाँ पे हो जाती है, उस वजह से नोज ब्लीड हो सकती है।
नेजल पोलिप की वजह से होती है, जिन बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, साइनस की प्रॉब्लम है जिन बच्चों को, खासकर जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस है, उनमें गर्मी में नोज ब्लीड मोस्टली देखा गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस तरह बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो है लो प्लेटलेट लेवल। प्लेटलेट लेवल कम होने की वजह से कहीं थोड़ी सी भी चोट या थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होने से उसका खून एकदम से निकलना लगता है, और क्वांटिटी भी उन लोगों की ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर जो है वो कम होता है लो प्लेटलेट होने की वजह से। तो ये प्रॉब्लम, ये सारी समस्याओं की वजह से इसमें देखा गया है। कई बार जो एनीमिक होते हैं, एनीमिक लोगों में भी, क्योंकि फिर उनमें प्लेटलेट भी कम होगी और दूसरे जो ब्लड के फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, वो भी कम वहाँ पे देखे गए। उस वजह से भी एनीमिक लोगों में भी मैंने देखा कि गर्मी में काफ़ी नोज ब्लीड के जो केसेस हैं वो देखे जाते हैं। मतलब अगर आपके पास क्लिनिक पे आ रहे हैं लोग, और आप जो उनमें बच्चे हैं या फिर लेडीज़ हैं, और कई बार जेंट्स भी जो एडल्ट मेल होते हैं, उनमें भी आपके काफ़ी लोग जो हैं वो एनीमिक निकलते हैं या प्लेटलेट कम निकलती है जब आप उनकी जांच कराते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एक हाई ब्लड प्रेशर में भी नाक से और मुंह से खून आते हुए देखा गया है, लेकिन वो अलग कंडीशन होगी। फिलहाल मैं नॉर्मल जो कंडीशन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, इसको भी मैं लू से और गर्मी से एसोसिएट करके उसी सीरीज में इस वीडियो को बना रहा हूँ कि भाई लू लगना, फिर उसी के साथ साथ गर्मी के साथ साथ उन लोगों में देखा जाता है कि नाक से खून भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दे सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको आगे ना हो वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप हम देखते हैं कि BE और A1 बहुत अच्छी रेमेडी है। A2 भी जो है ब्लड के जो फ्लो को है वो इफेक्ट करती है। तो वेनस जो ब्लड फ्लो है उसको A2 है, आर्टरियल ब्लड फ्लो है उसको A1 है। लेकिन मैंने देखा है कि A1 A2 दोनों को ही, बल्कि मैं तो तीनों को ही एक अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करके जो मैं देता हूँ, और सभी केस में जो है वो 100% रिजल्ट मुझे उसमें मिलते हैं नोज ब्लीड के केस में। और पहली बार जो है मेडिसिन देने से ही उसकी नोज ब्लीड जो है वो बंद हो जाती है और दोबारा आती नहीं है। कंटिन्यूस 2 महीने 3 महीने देनी होती है, लेकिन जो कारण है उसका ट्रीटमेंट आप करते रहें साथ में। 2 महीने 3 महीने में एनीमिक है, लो प्लेटलेट है, या और भी कुछ कारण है, साइनसाइटिस है, तो उसके कंटिन्यूस इलाज देने के साथ साथ आप ये वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, L2 लेना है, L2 के साथ A2 लेना है। अब L2 में A3 तो है, लेकिन आप ये देखिए कि जब हमने कॉम्बिनेशन बना दिया L2 तो वो एक रेमेडी है, वो तीनों रेमेडी के जो गुण है वो L2 में आ गए हैं। तो L2 के साथ आपको A2 लेना है, L2 A2 और B, L2 A2 और B को आप इसमें जो है वो ले सकते हैं। और बहुत क्रोनिक सिचुएशन है, कई बार देखा है मैंने, तो मैंने कई केस में C5 का यूज़ भी इसमें किया है। तो इसको आप लें थोड़ा सा नेगेटिव करके D6 में या D8 में, और इसको कंटिन्यूस चालू रखें आप। बच्चे को 10 साल से नीचे के बच्चे को 5-5 बूंद दिन में 3 बार, अगर डोजोलॉजी की भी बात करूं तो, और 10 साल से ऊपर के बच्चे को 10 साल से लेके और ऊपर जितना भी है उससे लेके नॉर्मल सिचुएशन में 10 बूंद दिन में 3 बार। थोड़ा ओवरवेट है और मोटापा, ये दूसरी चीज़ें हैं, तो आप 15 बूंद 20 बूंद अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसको सेट कर सकते हैं। तो वो आप उसको देते रहिए कंटिन्यूस। साथ में आप A1 200 या A1 1000, A1 200 या A1 1000, अगर 200 आपको मिलता है तो उसकी एक डोज डेली सुबह कंटिन्यूस आप दीजिए, लगभग 10 दिन 12 दिन 2 हफ्ते तक। या फिर आपको A1 1000 आपके पास है तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसका आप वीकली डोज दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार A1 का 1000 आप उसको देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी और दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, बशर्ते कि वो कोई ट्रॉमा ना हो, वहाँ पे चोट ना लगे, वो उंगली की वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस वहाँ क्रिएट ना करे। और वो ट्रीटमेंट भी आपको करना जरूरी है। भाई साइनसाइटिस है तो साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट इसके साथ अलोंग साइड आप चला दीजिए। अगर लो प्लेटलेट है, खून की कमी है, तो उसका ट्रीटमेंट आप इसके साथ चला दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट सारे आपको बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, और इस डिजीज़ का एक भी पेशेंट जो है वो आपसे डिससेटिस्फाई होके नहीं जाएगा। फिर वही है कि मेडिसिन भी सही होनी चाहिए। दूसरा, जिन लोगों के पास मेरा D3 का पेटेंट किट अवेलेबल है, वो लोग जो अपना
EH1 है उसका D6 बना के और 30 ml में, सपोज ये 30 ml का डिस्टिल वाटर है, ये EH1 है, इसकी आप 30 ml डिस्टिल वाटर में इसकी 30 ड्रॉप डाल के D6 बना लो और ऊपर से 3 ड्रॉप इसमें BE के डाल दो और एक आप करके दे दो। बस इतना भर करना है, इतने भर करने से भी आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। A1 1000 या 2 वो डोज आप उसे कंटिन्यू दे सकते हैं, वो ना भी दे तो भी चलेगा। केवल इतने भर से आपकी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी और धीरे धीरे सही होती चली जाएगी। साथ में आप दूसरा ट्रीटमेंट चालू रखें साइनसाइटिस का। तो ये मैंने आपको बताया कि आप नॉर्मल D3 से कैसे नोज ब्लीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके पास मेरे D3 बेस पेटेंट है वो कैसे सिंगल मेडिसिन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना ज़्यादा झंझट है ना कुछ करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। जो लोग बुक की बात करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या क्या है भाई इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो एक बुक में थोड़ा सा मैंने पहले वर्जन में रखा था कुछ, लेकिन वो उतना नहीं हो पाता क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बुक में आपके 114 प्लांट्स के बारे में लिखा है, 38 जो ओरिजिनल रेमेडी है उनके बारे में लिखा है डिटेल में, और जो हमारी कॉम्बिनेशन रेमेडी हैं 22 उनके कॉम्बिनेशन लिखे हैं और वो किस डिजीज पे काम करती है ये लिखा है। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, लगभग प्रैक्टिस ऑफ उल्टा हो जाता है एक्चुअली। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी इसमें आप मान के चलिए 300 प्लस 350 के आसपास टोटल फॉर्मुलेशन है। 200 तो पुराने वाले जो मैंने रखे थे, उसके अलावा 150 के आसपास नए फॉर्मुलेशन इसमें डिजीज की सिम्टम के साथ मैंने रखे हैं। डिजीज, सिम्टम और उसके फॉर्मूले क्या हम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी लिखी है कुछ डिजीज की मैंने। तो ये सब कुछ इसमें है और 890 रुपये इसका प्राइस है विद कोरियर। आपको 890 रुपये केवल मुझे गूगल पे करने हैं। अब ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक दो लोगों से कल मेरी बात हुई, वो कितने पेज हैं, मैंने बताया भाई 215-20 के आसपास पेज हैं। ये कॉस्टली के किताब कुछ महंगी थोड़ा ही होती है। किताब को आप उसके वजन से थोड़ा ही ना तोलेंगे, किताब को उसके पेज से थोड़ा ही ना तोलेंगे आप। इसमें 350 फॉर्मुलेशन है, सारे प्रैक्टिस बेस्ड फॉर्मुलेशन है। जिन लोगों के पास बुक है उनसे पूछिए आप कितने लोग मेरे ग्रुप में हैं जिनकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो गई है। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि सर पहले महीने में मेरे पास 10,000 रुपये आते हैं, अब 15-20 हज़ार रुपये हो गए हैं जब से बुक ली है मैंने, जब से D3 किट ली है मैंने आपकी। तो इन चीज़ों को आप मतलब मुझे सोच के भी ताज्जुब होता है ये चीज़ को, मतलब माफ़ करना मुझे, सॉरी, वो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कल बहुत इरिटेट हुआ मैं एक पर्टिकुलर पर्सन का व्हाट्सएप मैसेज देख के। बहुत पहला मैसेज था, हालांकि मैं देख नहीं पाया था उसको। उसने लिखा था कि सर कॉस्टली है और कम कीजिए। मैंने कहा मैंने इसको 1,000 रुपये प्लस कोरियर चार्ज 1100 रुपये में स्टार्टिंग में बुकिंग की थी, जब 500 से 600 लोगों ने इसको खरीदा था। अब तो मैंने बहुत कम कर दिए इसके प्राइस। दूसरा, बुक में आप पेज देख रहे हैं, आप उस आदमी की मेहनत नहीं देखते कि उसने अपने कितने साल इसको अपने जो प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर है वहाँ से कितनी चीज़ें उठा के इसमें डाली होंगी, कितने साल से वो लिख रहा होगा, कितनी चीज़ें। और जो नए लोग हैं जिनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वो कहीं पे किसी ने 50,000 रुपये पे किए हैं डिप्लोमा खरीदने के लिए, किसी ने 1 लाख रुपये पे किए हैं, किसी ने 20,000 रुपये पे किए हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिला। और ये 890 रुपये 900 रुपये की किताब को महंगी बताते हैं वो लोग। मुझे तरस आता है ऐसी मानसिकता पे लोगों की। ये खैर छोड़िए सर, ये तो अलग बात है। जो 1,000-1,200 लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, तो उतना काफ़ी है। डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए जो लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं उन लोगों को, जो है हमें उन लोगों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो छोड़िए, खैर मैं उस टाइप का पर्सनैलिटी मेरी है भी नहीं, बस थोड़ा सा मन में आया तो मैंने बोल दिया। और बाकी बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उन लोगों को जो है वो मिल रहे हैं अलग डिजीज पे। मुझे फीडबैक भी जो है वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, जिनको मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ वो भी सारे फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से मुझे फीडबैक मिल रहे हैं। और कंचन सानी मैम है, उनके बहुत अच्छे फीडबैक फेसबुक पे भी और ग्रुप में भी, स्टेटस पे भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। जो हेल्प वो मेरे से लेती हैं मैं उनको बताता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट
जो है उन लोगों को आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो के लिए वेट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।